चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो 3 दिन क्लास चलती है, मंगलवार गुरुवार शनिवार को। सप्ताह में 3 दिन 5:30 से 6:30 बजे के बीच चलती है। जब भी मैं पूरे क्लास के दौरान कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता हूं तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। पोल सेक्शन के बारे में अगर किसी को भी नहीं पता है तो वो चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, कोई भी अनम्यूट करके नहीं बोलेगा। अगर पोल सेक्शन के बारे में किसी को भी, कोई भी एक बच्चा ऐसा है जिसको पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है, तो सबसे पहले वो चैट सेक्शन में मुझे लिख दे कि आपको पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है, मैं वो बता दूंगा। ठीक है। अगर पोल सेक्शन के बारे में आप सभी को पता है तो एक आप क्या करते हैं, अभी आपको, ठीक है, आपको नहीं पता है तो सबसे पहले ये देख लो, जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा, जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि पोल सेक्शन के बारे में आपको नहीं पता है, तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा, किसी को भी उसका आंसर चैट सेक्शन में जाकर नहीं देना है, चैट में नहीं लिखना है। तो जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी या डी। तो आपको जब मैं क्लास लेते रहूंगा तो इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। इसके नीचे आप देखो तो 3 बिंदुएं दिखेगी, आप ध्यान से देखना, आपके मोबाइल के स्क्रीन के दाएं तरफ नीचे में 3 बिंदुएं दिखाई देगी। जब आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करोगे तो ये सेकंड नंबर वाली इंटरफेस खुल के आएगी, जहां पर आपको ये एक्टिविटीज का ऑप्शन मिलेगा, और इसी एक्टिविटीज पे जब आप क्लिक करोगे तो ये 3 नंबर की इंटरफेस आएगी। और ये 3 नंबर वाले इंटरफेस में ये पोल सेक्शन का जो ऑप्शन है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक क्वेश्चन दिखेगा जिसके 4 ऑप्शन है, ए बी सी या डी। तो आपको जो भी सही उत्तर लगता है उस क्वेश्चन का, ए बी सी या डी, उस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। मान लो अगर इसका ऑप्शन आपको लगे कि इस क्वेश्चन का आंसर बी है, तो आप बी पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये वोट का ऑप्शन नीले कलर का हो जाएगा, और ये नीला जैसे ही होगा फिर आपको इसे क्लिक करना है। तो आप वोट को जैसे ही क्लिक कर दोगे तभी आपका उत्तर मेरे तक आएगा। ठीक है। तो आपको एक्टिविटीज में जाना है, पोल में जाना है, और पोल में आंसर करके वोट करना है। तो वोट करोगे तो आपका आंसर मेरे तक आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। अब किसी को भी चैट सेक्शन में आंसर नहीं देना है। और अगर आपको समझ में आ गई है तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा जो पिछली क्लास पे आधारित है। पिछले क्लास में मैंने पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में पढ़ाया, तो उस पे ही बेस्ड एक क्वेश्चन है, आप सभी को आंसर करना है। तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रही है, पढ़ो। दो कोण में अगर एक 30 डिग्री है, दो पूरक कोण में अगर एक 30 डिग्री की है, तो दूसरी कोण कितने डिग्री की होगी, ये बतानी है। सभी लोग पोल सेक्शन में जाएं, पोल में क्वेश्चन दिखेगा, उस क्वेश्चन का आंसर करें। दो पूरक कोण में अगर एक 30 डिग्री की है तो दूसरी कोण कितने डिग्री की होगी। पूरक कोण याद करो, पूरक कोण के बारे में मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया। अगर आपको पूरक कोण के बारे में पता है, थोड़ा सा भी पता होगा पूरक कोण के बारे में, तो ये क्वेश्चन काफी आसान लगेगी आपको। और अगर पिछला क्लास आपने किया होगा तो आप काफी आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, जो कर देते हैं, जो भी बच्चे आंसर कर देते हैं, मुझे पता चल जाता है कि आपने आंसर दे दिया है। ठीक है। तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, कुछ देर और रुकेंगे, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे ही बाकी सभी बच्चे आंसर दे देंगे हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। काफी आसान क्वेश्चन है, उसके बाद भी काफी कम बच्चों ने आंसर किया है। तो आप सभी को जाना है पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करें। जितने भी बच्चे हैं सभी लोग पोल सेक्शन में जाकर आंसर करें। ठीक है, जो भी क्लास में नहीं थे वो अभी सुन ले, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दे रखा है दो पूरक कोण में से एक 30 डिग्री का है। तो जो भी पिछला क्लास नहीं किए थे या जिनकी क्लास मिस हो गई थी, वो सभी लोग ध्यान से सुने। पूरक कोण के बारे में या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में मैंने क्या बताया, दो कोण का योग अगर 90 डिग्री है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं।
तो अगर दो कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री मिले और उसमें से एक 30 डिग्री की है, तो दूसरी कितनी होगी? तो आपको देखना है कि 30 में हम क्या जोड़ दें कि 90 मिलेगी। तो आपको दिखेगा कि 30 में अगर हम 60 डिग्री को जोड़ दें तो 30 और 60 क्या में हो जाएगी? 90 डिग्री मिलके हो जाएगी। या आप क्या कर सकते हो, 90 में 30 को घटा दो। 90 में जैसे ही आप 30 को घटाओगे तो आपको 60 मिलेगी। तो हमारी दूसरी एंगल कितने डिग्री की होगी? 60 डिग्री की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी, 60 डिग्री। कुछ बच्चों के आंसर ये आ रहे थे 150 डिग्री। तो जिनके भी 150 डिग्री आ रहे थे उनको ये समझ में आ गया होगा कि उनका आंसर क्यों गलत हुआ। आपने शायद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण को समपूरक से कंफ्यूज कर लिए। तो अगर दो कोण, ध्यान से सुनिएगा, दो कोण को जोड़ने पर अगर 180 डिग्री मिले तो इसे हम क्या कहेंगे? समपूरक कोण कहेंगे उन दोनों को। और अगर 90 डिग्री मिले तो क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। ये दोनों ही बातें मैंने पिछले क्लास में आपको बताई। एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। दो कोण को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री मिले तो उन दोनों को पूरक कोण कहते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और अगर दो कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री मिले तो उन दोनों को समपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। चलिए सभी लोग चैट सेक्शन में जाकर ये बताएं, ये क्वेश्चन और पूरक और समपूरक कोण के बारे में आपको समझ में आया है नहीं? वाई या एन लिखकर आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूरक और समपूरक कोण के बारे में समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, पिछले क्लास में मैंने आप सभी को एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण के बारे में पढ़ाया था। तो आसन्न कोण देखते हैं कि आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल क्या होता है, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को ध्यान से सुनना है क्योंकि आज मैं रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर के बारे में पढ़ाऊंगा। तो लीनियर पेयर या रैखिक युग्म तभी आपको समझ में आएगी जब आप आसन्न कोण को अच्छे से समझ जाओगे। तो आसन्न कोण एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे की चीज कंटिन्यू करेंगे। जोगिन जोगिंदर सिंह के नाम से जो भी बच्चा है अपने आप को म्यूट कर ले। जोगिंदर सिंह के नाम से जो भी बच्चा है अपने आप को, कोई भी माइक पे अगर आप टच करते हो, अगर आपका माइक ऑन है तो पूरी क्लास उससे डिस्टर्ब हो रही है ना? तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण। ये मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, आज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहां से देखो, मैंने तीन चीज लिख रखी है, एक उभयनिष्ठ भुजा, एक उभयनिष्ठ शीर्ष, और कोण उभयनिष्ठ भुजा के सम्मुख स्थित होने चाहिए। अगर ये तीनों चीजों को आप पढ़ोगे तो हो सकता है सारी चीजें आपको समझ में नहीं आए। सबसे पहले चैट सेक्शन में जाकर ये बताओ उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है। मैंने तीनों ही जगह उभयनिष्ठ लिख रखा है। तो उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है ये लोग चैट सेक्शन में आप सभी लोग लिखकर बताएं। क्या आपको उभयनिष्ठ के बारे में पता है? यस या नो लिखकर बताएं। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है उभयनिष्ठ में तो आप बताएं। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब नहीं पता। आप क्या बोल रहे हो, उभयनिष्ठ पता नहीं है या फिर? ठीक है, मैं बता देता हूँ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन, मतलब जो दोनों ही में हो। तो उभयनिष्ठ में जब भी बोलूं तो आपको क्या समझना है? कॉमन। आप ज्यादातर अपने लाइफ में कॉमन ही सुनते हो वर्ड, मतलब ठीक है, डाउट है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, जो दोनों ही में हो उसे क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ या कॉमन। तो यहाँ पर हमें आसन्न कोण चेक करना है कि एंगल 1 और एंगल 2, ये जो दो कोण दे रखी है, ये दोनों आसन्न कोण है या नहीं है। उसके पहले ये ध्यान देना, जब भी आसन्न कोण की बात की जाएगी यानी एडजेसेंट एंगल की बात की जाएगी, आपको दो कोण दी रहेगी। ठीक है, आपको यही चेक करना होगा कि ये दोनों कोण जो आपको दी गई है, ये दोनों एडजेसेंट है या नहीं है, आसन्न है या नहीं है। तो आसन्न होने के लिए ये तीन कंडीशन मैंने लिख रखी है। अब ये तीनों को हम लोग एग्जाम्पल या इस चित्र के द्वारा समझते हैं कि आप कैसे देखोगे कि ये जो दी गई दोनों कोण है ये दोनों आसन्न है या नहीं है। तो यहां पर देखो, कोण एक को और अगर कोण दो को, दोनों ही को आप ध्यान से देखो, तो कोण एक किस किस भुजा से मिलकर बनी है ये देखो। तो अगर मैं दिखाऊं तो कोण एक आपको दिख रहा होगा, एक भुजा ओ ए और एक भुजा ओ बी।
इन दोनों भुजाओं से मिलकर बन रखी है, मतलब ओ ए और ओ बी। ठीक है। अब अगर कोण दो की बात करते हैं, तो कोण दो किन दो भुजाओं से मिलकर बनी है? तो कोण दो बनी है ओ सी और ओ बी से। मतलब कोण दो की अगर बात करूं, कोण दो की बात करूं तो कोण दो ओ सी और ओ बी इन दो भुजाओं से मिलकर बन रखी है। तब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर एक भुजा ओ भी ऐसी है जो कोण एक में भी है और कोण दो में भी है। तो कोण ओ भी भुजा कोण एक में भी आ रही है और कोण दो में भी आ रही है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण में सोनू धनकर के नाम से जो बच्चा है, ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ओ भी भुजा कोण एक में भी है और कोण दो में भी है। तो हम कह सकते हैं ओ भी भुजा क्या है? कॉमन है। तो कॉमन है तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें कोण एक और दो में एक भुजा ओ भी कैसे मिल गई? जो कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। तो पहली कंडीशन हमें मिल गई कोण एक और दो में कि एक भुजा कॉमन है। अब दूसरी चीज देखते हैं, उभयनिष्ठ शीर्ष। तो शीर्ष क्या होता है? शीर्ष के बारे में आप समझो, जब भी कोई कोण बनती है तो दो भुजाओं से मिलकर बनती है। अब दो भुजाएं जहां पर भी मिलती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये कोण ए बी और ए सी दो भुजा से मिलकर बनी है। तो ए बी भुजा और ए सी भुजा कहां पर मिल रही है? ए पर मिल रही है। तो ए को क्या बोलेंगे? इस कोण का शीर्ष बोलेंगे। तो आप बताओ, कोण एक में, इस वाले कोण में इसका शीर्ष क्या है? तो इसका शीर्ष ओ है यहां पर। अगर कोण दो की बात करूं तो कोण दो का भी शीर्ष ओ ही है। काजल के नाम से जो बच्चा है, सबसे पहले अपने आप को म्यूट रखे, अदरवाइज आपको इस क्लास से रिमूव किया जा सकता है। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि कोण एक और कोण दो की शीर्ष की बात करो तो दोनों ही कोण में आपको क्या दिखेगी कि इन दोनों का शीर्ष ओ है, यानी कॉमन शीर्ष है, उभयनिष्ठ शीर्ष है। तो हम शीर्ष के बारे में क्या बोलेंगे? कोण एक और कोण दो में शीर्ष ओ है, यानी कॉमन है। अब हम लोग देखते हैं तीसरी कंडीशन। घुमाइए। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कोण उभयनिष्ठ भुजा के सम्मुख स्थित होने चाहिए, यानी अपना तीसरी कंडीशन। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। तो तीसरी कंडीशन, पहले आप जो मैं बता रहा हूँ वो सुन लो। जैसे ही मैं पूछूंगा कोई डाउट है तो आप बोलना, मैं फिर से समझा दूंगा। मैं जैसे ही अपनी पूरी बात खत्म कर दूंगा फिर आप बताना आपको सारी चीज समझ में आई या नहीं आई। धर्मवीर, जो आपने बोला रिपीट करने के लिए, मैं सारी चीजें फिर से रिपीट कर दूंगा। अब आप ध्यान से सुनो। कोण उभयनिष्ठ भुजा के सम्मुख स्थित होने चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ? तो जिस भी दो कोण की हम बात कर रहे हैं, यहां पर किस दो कोण की बात कर रहे हैं? कोण एक और कोण दो। तो इन दो कोण में जो उभयनिष्ठ भुजा है, सभी लोग चैट सेक्शन में ये लिखकर बताएं उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है। कोण एक और कोण दो में उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? ये चैट सेक्शन में लिखकर जल्दी से बताएं। कोण एक और दो में उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? मैं भुजा की बात कर रहा हूं, उभयनिष्ठ भुजा की बात कर रहा हूं। हेलो। आप लोग उभयनिष्ठ शीर्ष बता रहे हो, मैं उभयनिष्ठ भुजा की बात कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है, यस तो सर, मुझे कौन? पता है। सरमन मेरा है। सरमन मेरा है। मैं नाम ले दूँ। मास्टर ठीक है, मैडम कड़ा। तो अब ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर कोण एक और कोण दो में आप अगर देखो तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी दोनों में ओ भी भुजा ऐसी है जो दोनों ही में है। तो यहाँ पर जब मैं उभयनिष्ठ भुजा के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ तो आपका आंसर ओ भी होना चाहिए, ना कि ओ होना चाहिए। ओ क्या है? उभयनिष्ठ शीर्ष है।
और उभयनिष्ठ भुजा क्या है दोनों में कॉमन, तो वो OB है। ठीक है, तो OB उभयनिष्ठ भुजा हो गई। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, उभयनिष्ठ भुजा के सम्मुख होने चाहिए वो दोनों कोण। तो यहाँ पर आपको जो दो कोण दिख रही है, कोण 1 और कोण 2, ये दोनों अलग अलग दिशा में है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ तीसरे स्टेटमेंट के थ्रू। मतलब क्या हुआ, जिस भी दो कोण के बारे में हम देख रहे हैं कि वो दोनों आसन्न है या नहीं, वो उभयनिष्ठ भुजा के अलग अलग दिशा में होने चाहिए, मतलब विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर आप देखो कोण 1 इस तरफ है और कोण 2 दूसरी तरफ है, इसलिए हम क्या कहेंगे, हमारी तीसरी कंडीशन क्या थी, दोनों कोण अलग अलग दिशा में होनी चाहिए। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जिस बच्चे का भी डाउट था सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, ये मैं आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, देखिए जब भी हमें देखना है कि दो कोण एडजेसेंट है या नहीं है, आसन्न है या नहीं है, पहली 3 कंडीशन है आपके सामने, एक उभयनिष्ठ भुजा, एक उभयनिष्ठ शीर्ष, और तीसरी कंडीशन कोण उभयनिष्ठ भुजा के सम्मुख स्थित होनी चाहिए। तो इन तीनों को अगर आप उदाहरण से समझो, तो पहली कंडीशन उभयनिष्ठ भुजा का क्या मतलब हुआ, जिस भी दो कोण के बारे में हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम कोण 1 और कोण 2 के बारे में ये देखना चाह रहे हैं कि कोण 1 और 2 आसन्न है या नहीं है। तो आप देखो कि ये कोण 1 और कोण 2 दोनों ही में ये भुजा OB जो है दोनों ही में सम्मिलित है, मतलब कोण 1 में भी आ रही है, कोण 2 में भी आ रही है। तो इस भुजा को हम क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ भुजा, यानी कोण 1 और 2 में OB कॉमन भुजा है। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है ना, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं। यस सर। ठीक है मैं संगीत मीटिंग ठीक है, मुझे पता है, हो सकता है आपको मेरी आवाज नहीं जा रही हो। ठीक है, अब सभी को मेरी आवाज जा रही हो। यस सर। सर अजीब सी आवाज आ रही है, घर 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 घर। हाँ वो मुझे भी पता चल रहा है, हो सकता है आप सभी को घर घर टाइप की आवाज जा रही है, मैं उसे ही चेक कर रहा हूँ। बस आप कुछ देर रुक जाओ, फिर से मैं कंटिन्यू करूंगा। सुनिए सीरीज आपका फोटो दिखा। चलो अब आप सभी को मेरी आवाज जा रही होगी, सभी लोग अपने आप को म्यूट। सर सोनू दंकर के नाम पे जो उनकी आवाज आ रही है। एक मिनट, सोनू धनकर अपने आप को म्यूट रखे, अदरवाइज आपको रिमूव कर दिया जाएगा। ओके सोनू सर। धनकर के नाम से जो भी बच्चा है अपने आप को म्यूट रखे, अदरवाइज आपको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, आप में से कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट करता है तभी पूरी क्लास को आवाज नहीं जाती है। ठीक है, सभी लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। OB भुजा कॉमन मिल गई, मतलब दोनों ही में है। आप सीधे देखना कि कौन सी भुजा ऐसी है जो कोण 1 में भी है और कोण 2 में भी है। तो यहां से हमें पता चला कि OB भुजा कोण 1 में भी है, कोण 2 में भी है, तो ये हो गई कॉमन भुजा यानी उभयनिष्ठ भुजा। अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, उभयनिष्ठ शीर्ष। तो उभयनिष्ठ शीर्ष का मतलब क्या हुआ, जहां पर दो भुजाएं मिलती है। तो कोण 1 को देखो, तो कोण 1 में दोनों भुजाएं O पर मिल रही है यहाँ पर, और कोण 2 को भी देखो तो कोण 2 में भी दोनों भुजाएं O पर मिल रही है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि कोण 1 और कोण 2 दोनों ही कोणों का शीर्ष क्या है, O है। तो इसे हम क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ शीर्ष यानी कॉमन वर्टेक्स। अब तीसरी चीज देखते हैं, तीसरी कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप सभी को ध्यान से देखना है। कोण उभयनिष्ठ भुजा के सम्मुख होने चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ, तो जिस भी दो कोण की हम चर्चा कर रहे हैं, कोण 1 और 2, ये दोनों उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में होनी चाहिए, अलग अलग दिशा में होनी चाहिए। तो अब देखो ये जो उभयनिष्ठ भुजा है OB,
एक कोण इसके ऊपर है इस तरफ, और दूसरी कोण दो इसके नीचे है, दोनों अलग अलग तरफ है। इसलिए हम कहेंगे कि हाँ, कोण 1 और 2 ये दोनों एडजेसेंट यानी आसन्न कोण है। आप अगर अगर एक और एग्जांपल से आप समझो तो देखो, मैं यहां पर जो कोण बना रहा हूं, आप इसे ध्यान से देखना। अगर मैं इस कोण की बात करूं, कोण ए और कोण बी, कोण बी ये पूरी वाली कोण है, तो आपको ये देखना है कि ये कोण ए और कोण बी आसन्न है या नहीं, एडजेसेंट है या नहीं। तो यहां पर आपको क्या दिखेगा कि कोण ए और कोण बी में दोनों ही में एक भुजा ये वाली जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। तो कोण ए में भी ये भुजा आती है और कोण बी में भी ये भुजा आती है। तो हम कहेंगे हमारी पहली कंडीशन मिल रही है कि उभयनिष्ठ भुजा है। दोनों ही कोण को आप देखोगे, कोण ए और कोण बी को, तो दोनों ही में जो शीर्ष है वो ये वाली पॉइंट है, यानी वर्टेक्स यानी शीर्ष भी कॉमन है। तो दूसरी कंडीशन भी मिल जाती है। लेकिन ये दो कंडीशन मिलने के बावजूद हम ये नहीं कहेंगे कि कोण ए और बी आसन्न है, क्योंकि आप देखो ये जो ब्लू कलर से मैं दिखाया उभयनिष्ठ भुजा, इसके दोनों ही कोण ए और कोण बी दोनों ही एक ही तरफ है। तो दोनों ही जब एक ही तरफ होगी तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों आसन्न कोण नहीं है। आसन्न कोण तभी होंगे जब दोनों कोण अलग अलग दिशा में होंगे, अलग अलग तरफ होंगे। अब बताएं कि आपको ये सारी चीजें एडजेसेंट के बारे में, आसन्न के बारे में आपको समझ में आई या नहीं। आप y या n लिख सकते हो। ठीक है, आप लोग सभी को ये चीजें समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है, अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगी। सभी लोग चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं करेगा, ना ही अपने आप को अनम्यूट करके बोलेगा। सभी लोग पोल सेक्शन में जाएंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो दो कोण दिखाई गई है, कोण ए और बी, ये दोनों आसन्न है या नहीं है। बस यही आपको बताना है, हाँ या ना, आसन्न है या नहीं है। अब आपको पोल में एक क्वेश्चन दिखेगा, आप सभी लोग पोल सेक्शन में जाकर आंसर करें। कोण ए और बी आसन्न है या नहीं है। तीन कंडीशन मैंने बताई, तीनों को आप ध्यान से देखना। क्या ये दोनों में एक उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ शीर्ष है, और वो दोनों कोण विपरीत दिशा में है, क्या अलग अलग दिशा में है या नहीं है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो चैट सेक्शन में लिखकर। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सर मैंने इसको पढ़ा है। सर यस है। ठीक है, तो यहाँ पर दो कोण है, कोण ए और कोण बी। अगर कोण ए और कोण बी को नेहा मेहरा के नाम से जो बचा है, मैं आपको लास्ट बार एक वार्निंग दे रहा हूँ, अदरवाइज आपको कर्सर रिमूव कर दिया जाएगा। म्यूट करना है सारी चीजें ना है। ठीक है, मेरी आवाज इसलिए आप तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप को बार बार अनम्यूट करते हैं। तो जब भी कोई अनम्यूट करेगा मेरी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, अब उन बच्चों को जो डिस्टर्ब कर रहे थे क्लास को, उन सभी को रिमूव कर दिया गया है। अब आप लोग बताओ मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है या नहीं पा रही। यस सर। ठीक है, अपने आप को अनम्यूट करके नहीं बोलना है। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखेगा, कोई भी अनम्यूट करके नहीं बोलेगा। चलिए अब ध्यान से सुनते हैं। अब ध्यान से सुनते हैं कि ये दोनों कोण आसन्न है या नहीं है। तो यहाँ पर जो दो कोण दी रखी है, अगर मैं इनमें देखूं तो कोण ए किस दो भुजाओं से मिलकर बनी है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे दिखाऊं तो कोण ए देखो, ये ओ ए इन दोनों भुजाओं से मिलकर बनी है,
जिसे मैं अभी ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। अगर मैं कोण बी की बात करूं तो कोण बी को मैं लाल कलर से दिखा रहा हूं, इन दोनों भुजाओं से मिलकर बन रखी है। तो आप बताओ क्या इन दोनों कोण में एक भी भुजा ऐसी है जो कॉमन है या जो दोनों ही में है? सभी लोग यस या नो लिखकर बताएंगे कि क्या कोई भुजा ऐसी है जो दोनों ही कोण में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। नो मतलब कोण एक और कोण बी को अगर आप ध्यान से देखो तो कोई भी भुजा ऐसी नहीं है जो दोनों में कॉमन है। कोण ए इस भुजा और इस भुजा से मिलकर बनी है, जबकि कोण बी इस भुजा और इस भुजा से मिलकर बनी है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कोण ए और कोण बी में कोई भी भुजा कॉमन नहीं है। तो जब भुजा कॉमन नहीं है तो ये दोनों एडजेसेंट यानी आसन्न नहीं होंगे। तो हमारा क्वेश्चन का इसका आंसर यहीं पर मिल गया कि ये दोनों कोण आसन्न नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी भुजा कॉमन नहीं है, यानी उभयनिष्ठ भुजा आपको नहीं दिख रही। अगर हम दूसरी कंडीशन को देखें, हालांकि देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहीं से कह सकते हो कि ये दोनों कोण आसन्न नहीं है। फिर भी अगर देखो तो आपको दिखेगी कि ये दोनों कोण की जो वर्टेक्स यानी शीर्ष है वो यही वाली बिंदु है जिसे मैं ओ दे रहा हूं नाम। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इन दोनों में शीर्ष तो उभयनिष्ठ है लेकिन भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ये दोनों आसन्न कोण नहीं है। इसका आंसर यस नहीं होगा, ये दोनों नहीं है, आसन्न कोण नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ये दोनों कोण आसन्न नहीं है। ठीक से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, संजय सिंह, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनना, एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूं। यहां पर आप देखो, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा आप सभी लोग आंसर करेंगे। यहां पर आपको कोण ए के बारे में बताऊं तो कोण ए किन भुजाओं से मिलकर बनी है, तो कोण ए ये वाली कोण ओ ए और ओ बी इन दो भुजा से मिलकर बनी है। कोण बी की मैं बात करूं इस वाले की, तो इसको ये कौन दो भुजा से मिलकर बनी है, ओडी और ओसी। तो यहां पर आपको दिख रहा है कोई भी भुजा कॉमन नहीं है, यानी कोई ऐसी भुजा नहीं है जो दोनों ही कोण में सेम है। तो यहां से हम कह सकते हैं हमारी जो पहली कंडीशन थी आसन्न होने के लिए कि एक भुजा कॉमन होनी चाहिए, वही नहीं मिल रही है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, ये दोनों कोण आसन्न नहीं है। हालांकि इसमें एक शीर्ष कॉमन थी, वो ही वर्टेक्स है, शीर्ष है, जो दोनों ही कोण की शीर्ष वो है, लेकिन फिर भी हम क्या कहेंगे, ये दोनों आसन्न नहीं है क्योंकि भुजा कॉमन नहीं मिल रही है। अब आप सभी को समझ में आ गया होगा एडजेसेंट एंगल हम लोग किस तरीके से देखते हैं। चैट में यस या नो लिखे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे की टॉपिक देखते हैं। अगर आपको आसन्न कोण समझ में आया होगा तो आपको लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म भी आसानी से समझ में आ जाएगी। कोई एक बच्चा अभी भी ऐसा है जो अपने आप को अनम्यूट कर रखा है, आप अगर अपने आप को अनम्यूट करते हो पूरी क्लास उससे डिस्टर्ब होती है, तो आप सभी लोग अपने आप को म्यूट रखो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर के बारे में। तो यहां पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल या कोनों का रैखिक युग्म क्या होता है, सभी लोग ध्यान से सुने, आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आप लोग बताओ युग्म का मतलब क्या होता है। नाम से आप देखोगे तो आपको चीजें काफी आसानी से याद हो जाएगी। युग्म का मतलब क्या होता है, तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा मतलब कोई भी चीज दो चीज से अगर मिलकर बनती है तो उसे क्या कहते हैं, जोड़ा कहते हैं, जैसे जूते का जोड़ा, है ना। तो युग्म का मतलब हुआ जोड़ा, यानी दो चीज रहेगी। रैखिक को अगर आप ध्यान से देखो तो ये किस चीज से बनी है, यह रेखा से मिलकर बनी है। ठीक है, यह रेखा से मिलकर बनी है, मतलब रेखा से रैखिक बना। तो रेखा और जोड़ा ये दो वर्ड आती है इसमें। अब दूसरी चीज आप देखो, इंग्लिश में अगर आप देखो तो यहाँ पर लिख रखा है लीनियर पेयर। तो पहली चीज है पेयर, पेयर का मतलब दो चीज,
और लीनियर लाइन से मिलकर बना है, लाइन से बना लीनियर, उसी तरीके रेखा से बना रैखिक। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ दो कोण की बात की जाएगी जब भी लीनियर पेयर की बात होगी या रैखिक युग्म की बात होगी, दो कोण होंगे वहां पर। ठीक है, पहली बात क्या, दो कोण होंगी। कैसे कोण होंगे, वो दोनों कोण जिसके भी बारे में मैं बोल रहा हूं वो एक ही रेखा पर स्थित होगी, इसीलिए है ये रैखिक युग्म, मतलब रेखा पर जोड़ा होगी। ठीक है, दो कोण अगर एक ही रेखा पर हो, सभी लोग लिख लें, दो कोण अगर एक ही रेखा पर हो तो उसे क्या कहेंगे, रैखिक युग्म के कोण। दो कोण अगर एक ही रेखा पर हो तो उसे क्या कहेंगे, रैखिक युग्म के कोण। अगर उदाहरण से आप समझो तो यहाँ पर आप देखो, अगर मैं यहाँ पर एक रेखा बनाऊं, ये आपको दिख रही होगी, ये एक रेखा है। यहाँ बताना। अगर मैं एक रेखा और इस तरीके से खींच दूं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दो कोण बनते हुए, एक कोण एक और दूसरी कोण दो। अब यहाँ पर दो कोण दिख रही है, दो एंगल दिख रहे हैं, सभी को दो एंगल दिख रहे होंगे। ठीक है, अब ये दोनों कोण के बारे में आप क्या बोलोगे, दोनों एंगल के बारे में क्या बोलोगे, ये दोनों ही कोण एक सीधी रेखा पर बनी हुई है। जिसे मैं अभी येलो कलर से दिखा रहा हूं। तो ये दोनों ही कोण क्या है, एक ही रेखा पर बनी हुई है, इसलिए हम क्या कहेंगे, यह दोनों कोण मिलकर रैखिक युग्म बनाते हैं। तो आप सबसे आसान भाषा में कैसे याद रखोगे, यदि दो कोण एक ही सीधी रेखा पर स्थित हो तो वो दोनों क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं, यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाते हैं। तो सबसे आसान यही तरीका है, आपको देखना है कि वो दोनों कोण एक सीधी रेखा पर स्थित है या नहीं है। चलिए और देखते हैं कि और आप लीनियर पेयर को कैसे समझ सकते हो और क्या क्या चीजें हमें इसमें जाननी है। तो यहाँ पर देखो एक डेफिनेशन आपको लिखी है, यदि दूसरा दो, सवाल पढ़ा दो। ठीक है आप लोग ध्यान से सुनो, आपको सारी चीजें समझ में आएगी और भी क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, रैखिक युग्म कहेंगे, रैखिक युग्म के कोण बनाते हैं। तो हम पहले ये समझते हैं कि आसन्न कोण हमने क्यों कहा। तो सबसे पहले आप बताओ, यहाँ पर जो दो कोण दिख रही है एक्स और वाई, आप सभी को यहाँ पर दो कोण बनते दिख रहे होंगे, कोण एक्स और कोण वाई। आप सभी लोग चैट सेक्शन में यस या नो लिखकर बताएंगे कि ये दोनों कोण एक्स और वाई आसन्न है या नहीं है। आसन्न के बारे में पूछ रहा हूँ, एडजेसेंट है या नहीं। अभी अभी मैंने आपको एडजेसेंट पढ़ाया। क्या सर? कोण एक्स और वाई आसन्न है या नहीं है। ठीक है, तो कोण एक्स और वाई आसन्न है। एक बच्चे का आंसर था नो, तो वो ध्यान से देख लेंगे। जैसे यहां पर मैं अगर इस तरीके से कोई दो कोण बनाऊं तो इसमें आप क्यों कह रहे हो कि आसन्न कोण है, क्योंकि यहां पर देखो एक भुजा, अगर मैं इसे ब्लू कलर से दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा ये जो भुजा है ये दोनों ही कोण में कॉमन है, दोनों ही का शीर्ष ये वाली बिंदु है और दोनों कोण अलग अलग दिशाओं में है। तो ये तीनों कंडीशन मिल गई तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों कोण आसन्न है। तो हम पहली कंडीशन तो ये कह सकते हैं कि हमारी कोण एक्स ये वाली और कोण वाई ये वाली दोनों आसन्न है। ठीक है, तो हमारी पहली चीज आपको समझ में आ गई, दो आसन्न कोण। अब इनका योग 180 डिग्री कैसे है। अगर आप देखो ये पूरी कोण की मैं बात करूं तो यह एक रिजु कोण है, आपको पता है एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोण को रिजु कोण कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो इस पूरे कोण का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये मैंने पिछले ही क्लास में बता दिया था। तो आप अगर मैं पूछूं आपसे कि एक्स और वाई को जोड़ोगे तो आपको कितने मिलेगी, तो इस पूरे कोण का माप 180 डिग्री होगा, आपको पता है। ठीक है, तो दो आसन्न कोण, पहले ही बताया जब भी रैखिक युग्म की बात होगी तो दो आसन्न कोण आएंगी, ये हमेशा याद रखना कि रैखिक युग्म में हमेशा दो कोण जो आएगी वो दोनों आसन्न कोण होंगी, पहली बात। अब उन दोनों आसन्न कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा।
तो दो आसन्न कोण, अगर दो आसन्न कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री मिलती है तो उसे हम क्या कहेंगे, वो दोनों रैखिक युग्म के कोण बनाते हैं। चलो ये बताओ कि जो चीजें मैंने अभी बताई आसन्न कोण के बारे में और उन दोनों का योग 180 डिग्री होगी, ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि ये दोनों कोण आसन्न है और इन दोनों को जोड़ने पर कितना मिल रहा है, तो 180 डिग्री मिल रहा है। तो अगर दो कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री मिल रहा है और वो दोनों आसन्न कोण है तो उसे क्या कहेंगे, रैखिक युग्म के कोण। युग्म मतलब जोड़ा और रैखिक मतलब एक रेखा पर स्थित। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो ये दोनों कोण x और y एक ही रेखा पर स्थित है ना, एक ही रेखा पर स्थित है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये दोनों रैखिक युग्म के कोण है। अब देखो और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये देखो तो रैखिक युग्म के जो भी कोण होंगे हमेशा क्या होंगे, आसन्न होंगे या नहीं, ये सभी लोग चैट सेक्शन में लिख के बताएं। रैखिक युग्म के जितने भी कोण होंगे वो दोनों आसन्न होंगे या नहीं होंगे, यस या नो? अच्छा, हो सकता है कि कुछ देर के लिए आपको मेरी स्क्रीन ना दिखे, हो सकता है कि कुछ देर के लिए आपको मेरी स्क्रीन ना दिखे, आप लोग बस कुछ सेकंड रुक जाओ, फिर से आपको मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी। ओ चलो अब आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। सबसे पहली बात देखो कि रैखिक युग्म के दो कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होगी। तो रैखिक युग्म के दो कोण जो हमेशा होंगी वो उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही रेखा पर स्थित होती है, तो इनका सम कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि एक रैखिक युग्म के आसन्न कोण, रैखिक युग्म के कोण हमेशा आसन्न होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जब भी लीनियर पेयर की बात की जाए तो वो दोनों कोण हमेशा आसन्न होंगे, किंतु आसन्न कोण रैखिक युग्म के कोण नहीं होते। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता है ये चीज आपको समझ में ना आए, फिर से ध्यान से सुनो, सभी चीजें समझ में आ जाएगी। अगर मैं ये कोण की बात करूं, कोण ए और कोण बी, आप देख पाओगे कि कोण ए और कोण बी आसन्न कोण तो है। सभी लोग ध्यान से देखना, कोण ए और कोण बी आसन्न कोण है क्योंकि ये दोनों बगल बगल में है, पड़ोस में है। लेकिन ये दोनों रैखिक युग्म नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं रैखिक युग्म बनाएंगे? क्योंकि ये एक सीधी रेखा पर नहीं है। कोण ए और बी को जोड़ोगे तो क्या 180 डिग्री मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों आसन्न कोण तो है लेकिन रैखिक युग्म नहीं बनाते। ठीक है, आप अगर इस कोण की बात करो, कोण एम और कोण एन, तो सभी लोग चैट सेक्शन में बताएंगे कोण एम और कोण एन आसन्न है या नहीं, एडजेसेंट है या नहीं। यस या नो लिखकर बताएंगे, एम और एन एडजेसेंट है या नहीं, यस या नो। मैं आसन्न की बात कर रहा हूं, आसन्न है या नहीं, मैं लीनियर पेयर की बात नहीं कर रहा। एडजेसेंट है या नहीं ये बताएंगे। तो काफी बच्चों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, यस भी आ रहे हैं, नो भी आ रहे हैं। तो आप लोग शायद ये कंफ्यूज कर रहे हो कि मैं पूछ क्या रहा हूं। तो मैं पूछ रहा हूं आसन्न के बारे में, कोण एम और एन एडजेसेंट है या नहीं। ठीक है, अब सभी लोग यस बोल रहे हो, मतलब कोण एम और एन क्या है, दोनों आसन्न कोण है। ठीक है, तो कोण एम और कोण एन आसन्न कोण है। अब आप ये देखो कि m और n को जोड़ने पर, ठीक है मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कोण m और कोण n को जोड़ने पर क्या आपको
180 डिग्री मिल रही है, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कोण एम और कोण एन को जब आप जोड़ोगे तो क्या 180 डिग्री मिल रही है, यस या नो? ध्यान से लिख के बताएंगे, कोण एम और कोण एन को जोड़ोगे तो क्या 180 डिग्री मिलेगी? नहीं मिलेगी। कोण एम और कोण एन क्या एक रेखा पर स्थित है? कोण एम और कोण एन क्या एक रेखा पर स्थित है? तो नहीं, कोण एम और कोण एन एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो यहां से हमें क्या समझ में आया? कोण एम और कोण एन आसन्न तो है लेकिन रैखिक युग्म के कोण नहीं है। तो जितने भी रैखिक युग्म के कोण होंगे सभी आसन्न तो जरूर होंगे। ये ध्यान से सुनिएगा, जितने भी तो जितने भी आसन्न कोण होंगे, जितने भी रैखिक युग्म के कोण होंगे, ठीक है, हो सकता है मैं नहीं देख रहा हूं, आपको मेरी स्क्रीन जरूर दिख रही होगी, ठीक है, आप स्क्रीन को देखो, आपको सभी चीजें समझ में आ जाएंगी। हो सकता है कुछ देर के लिए मैं नहीं दिखूंगा, कैमरा में कई बार परेशानियां हो जाती हैं, उसके कारण मैं नहीं दिख पाऊंगा, हो सकता है, ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, आप सभी लोग स्क्रीन को ध्यान से देखें। तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी कोण एम और कोण एन एडजेसेंट यानी आसन्न तो है लेकिन एक ही रेखा पर नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये दोनों लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म नहीं बनाएंगे, ठीक है। लकी। अब आप देखो, रैखिक युग्म के कोण मिलकर एक सीधी रेखा बनाती है, ये तो मैं कई बार आपको बताया कि रैखिक युग्म के जो दोनों कोने होंगी ये दोनों मिलकर एक सीधी रेखा बनाएंगी, मतलब वो दोनों एक ही रेखा पर स्थित होगी। जो ही बच्चे अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं वो लोग अपने आप को म्यूट रखें, तभी मेरी आवाज सभी को सुनाई देगी। चलिए, तो ये तीन चीजें थी जो तीनों चीज आपको ध्यान रखनी है कि पहली चीज क्या कि रैखिक युग्म के दो कोण सदैव 180, इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो रैखिक युग्म के दो कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। हमेशा आसन्न कोण होंगे रैखिक युग्म वाले, लेकिन जितने भी एडजेसेंट एंगल होंगे यानी आसन्न कोण होंगे सभी लीनियर पेयर नहीं बनाएंगे। तीसरी चीज, ये हमेशा एक सीधी रेखा यानी एक लाइन पर ही स्थित होंगी। तो ये तीनों ही चीज आपको याद रखनी है। ये तीनों के बारे में अगर आपको समझ में आ गया तो सभी लोग चैट सेक्शन में यस लिखे, अदरवाइज अपना डाउट लिख सकते हो। जल्दी से सभी लोग जाए, अगर समझ में आ गया तो आप वाई लिखो, अदरवाइज अपना डाउट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आपको अगर समझ में आ गई तो क्या करते हैं, इसके आगे की चीजों को देखते हैं कि और हमें क्या पढ़ना है। अब यहाँ पर देखो, आपको दो कोण दिख रही है, एक 30 डिग्री की और 150 डिग्री की। इसको मैं नाम दे दिया x और इसको नाम दे दिया y। तो आप सभी लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर कोण x और y, जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन। कोण x और कोण y एक ही सीधी रेखा पर स्थित है या नहीं है? तो हमें दिख रहा है कि कोण x और y एक ही सीधी रेखा पर स्थित है। तो कोण x और y कैसी है? एक ही सीधी रेखा पर स्थित है। दूसरी चीज, कोण x और y का योग कितना है? x और y को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? तो आपको साफ यहाँ तो दिया रखा है कि x 30 डिग्री की है, y 150 डिग्री की है। तो जैसे ही जोड़ोगे तो x प्लस y कितना मिलेगा आपको? 180 डिग्री मिलेगी। तो दो आसन्न कोण ऐसे हैं, और आपको यह भी दिख रहा होगा कि x और y कैसे हैं? एडजेसेंट यानी आसन्न कोण है, क्योंकि एक भुजा कॉमन है, शीर्ष कॉमन है और दो अलग अलग दिशा में। तो ये दो ऐसे आसन्न कोण हुए जिनको जोड़ने पर आपको 180 डिग्री मिल रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे, यह दोनों x और y मिलकर रैखिक युग्म बनाते हैं, यानी लीनियर पेयर वाले एंगल है ये दोनों। युग्म मतलब जोड़ा, रेखा मतलब एक रेखा पर, ठीक है। तो दोनों ही चीज आपको देखनी है, एक रेखा पर दो कोण बने होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक युग्म के कोण कहेंगे। अब इस इमेज को देखो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक कोण, इसका मैंने नाम दे दिया x।
तो इसका वैल्यू आपको दे रखी है 45 डिग्री। तो आप सभी को बताना है कि कोण ए का मान कितना होगा। सभी लोग बताएं कोण ए का मान कितना होगा। चैट सेक्शन में लिखे और बताएं कोण ए का मान कितना होगा। 135 डिग्री। ये हमने कैसे निकाला? तो आपको पता है कि ये जो पूरी कोण है, ये पूरी कोण कितनी होगी? 180 डिग्री की होगी, जिसमें से ये इतनी सी 45 डिग्री है। तो बची हुई कितनी होगी? 180 माइनस 45। जैसे ही आप घटाओगे तो आपको क्या मिलेगी? 135 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ए का मान 135 डिग्री होगा। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग आगे की चीज पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो तो जल्दी से डाउट टाइप करो, अदरवाइज इसके आगे की चीज पढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। यस। सबसे पहले अपने आप को म्यूट रखें। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? समपूरक कोण और रैखिक युग्म में अंतर देखते हैं। तो आप सभी को अब आप सभी को एक कंफ्यूजन हो सकता है। आप सभी लोग ध्यान से सुने। पिछले क्लास में मैंने समपूरक कोण के बारे में पढ़ाया, आज मैंने रैखिक कोण के युग्म के बारे में पढ़ाया, यानी लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल, ये दो चीज पढ़ाए। यस सर। इन दोनों में कुछ समानता भी है। आपको इस तरीके से अनम्यूट करके नहीं बोलना है क्लास में। यस सबसे मिस। पहले जो भी बच्चा अपने आप को बार बार अनम्यूट कर रहा है उसे इस क्लास से रिमूव कर दिया जा सकता है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं अपने आप को म्यूट रखें। चलिए, तो रैखिक युग्म और सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण, इन दोनों में कुछ समानता भी है और कुछ डिफरेंस भी है। डिफरेंस है तभी हम इसे दो जगह पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो कि इन दोनों में क्या क्या सेम बातें हैं। तो रैखिक युग्म में देखो तो आपको हमेशा दो कोण रहेंगे। समपूरक कोण में भी आपको दो कोण रहती थी। मैंने बताया था कि दो कोण जिसका योग 180 डिग्री होगी उसे समपूरक कोण कहेंगे। तो दोनों ही में क्या बातें बताई कि दो कोण रहेगी दोनों में। ठीक है, पहली सेम चीज क्या थी कि दोनों ही में दो कोण होती है। दूसरी बात अब अगर ध्यान से देखो तो रैखिक युग्म के कोण को जब जोड़ोगे आप तो 180 डिग्री मिलेगी। संपूरक कोण में मैंने यही बताया कि दो कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री मिलती है, तो उसे संपूरक कहते हैं। तो ये दोनों ही बातें तो सेम हो गई। तो दोनों में अंतर क्या है? तो हम क्यों दो अलग अलग चीजें को पढ़ रहे हैं? संपूरक कोण और लीनियर पेयर में अंतर क्या है? कुछ अंतर है, तभी दोनों को अलग अलग हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो आप ध्यान से देखना, रैखिक युग्म के कोण हमेशा आसन्न कोण होते हैं। ये मैंने कई बार आपको बताया। ये रैखिक युग्म के कोण कैसे होंगे? कुछ इस तरीके से एक ही रेखा पर होगी, या इस तरीके से भी हो सकते हैं जो एक ही रेखा पर स्थित है, कोण एक और कोण दो। यहां पर भी मैं लिख रहा हूं कोण ए और कोण बी, ये दोनों के दोनों कैसी है? एक ही रेखा पर स्थित है और दोनों कैसी है? आसन्न कोण है। लेकिन संपूरक कोण के कोण हमेशा आसन्न नहीं होंगे। जैसे मैं अगर यहां पर एक कोण बनाऊं 60 डिग्री और दूसरी कोण कुछ इस तरीके से बना दूं 120 डिग्री, तो आप सभी लोग बताओ कोण ए और कोण बी, ये वाली कोण ए और कोण बी एक ही रेखा पर स्थित है या नहीं? सभी लोग यस या नो लिखकर बताएंगे कि 60 डिग्री और 120 डिग्री एक ही रेखा पर स्थित है या नहीं। तो आपको साफ दिख रहा है कि कोण ए और कोण बी एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये दोनों लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं, लेकिन ये दोनों संपूरक कोण है। तो ये दोनों कोण क्या है? संपूरक तो है लेकिन रैखिक युग्म नहीं बनाते। और इस वाले की बात करूं तो ये दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं। तो अंतर क्या हुआ दोनों में?
यही अंतर है कि रैखिक युग्म के कोण हमेशा आसन्न होंगे, एक ही रेखा पर होंगे, और संपूरक कोण के कोण हमेशा आसन्न कोण होना जरूरी नहीं है, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देना, मैं ये कह सकता हूं कि रैखिक युग्म के जितने भी कोण होंगे सभी के सभी तो संपूरक होंगे, क्योंकि रैखिक युग्म के जो भी कोण होंगे, मान लो कोण ए और कोण बी, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगी, है ना। तो ये संपूरक कोण तो जरूर होंगे, लेकिन संपूरक कोण सभी रैखिक युग्म के कोण नहीं होंगे, ये भी मैं कह सकता हूं। मैंने क्या बोला कि रैखिक युग्म के सभी कोण तो संपूरक होंगे, लेकिन संपूरक कोण सभी रैखिक युग्म के नहीं होंगे। जैसे मैं अगर उदाहरण से समझाऊं तो आप सभी लोग समझना, ध्यान से देखना, इसे आप लोग को समझ में आ जाएगी। अगर मैं इस कोण और इस कोण की बात करूं, ए और बी की, तो आपको दिखेगा ए और बी को जोड़ने पर 180 डिग्री मिल रही है। तो ए और बी को जोड़ने पर 180 मिल रही है, तो यह संपूरक तो होगी, और साथ ही साथ क्योंकि ये एक ही रेखा पर स्थित है, तो इसलिए हम रैखिक युग्म के भी कोण कहेंगे। ठीक है, तो ये संपूरक भी है और रैखिक युग्म भी है। लेकिन इस कोण और इस कोण की बात करूं तो मैं क्या कहूंगा, ये दोनों संपूरक तो है लेकिन एक रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है? तो आप सभी लोग ये नोट कर सकते हो कि रैखिक युग्म के कोण संपूरक कोण भी होते हैं, बट संपूरक कोण सभी रैखिक युग्म के कोण नहीं होते हैं। तो इसके भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं आपको ये सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई। यस या नो आप लिखकर बता सकते हो। ठीक है, आपका कोई भी डाउट है तो आप पहले डाउट पूछ सकते हो। चलिए, आप सभी को अभी आपके स्क्रीन पर एक्सरसाइज 8.1 दिख रही है। आप सभी को आपके स्क्रीन पर 8.1 एक्सरसाइज दिख रही है। तो आप सभी को 8.1, जिसके पास भी ये बुक है, वो यार होना है। जिसके पास भी ये बुक है वो लोग ध्यान से सुनेंगे। आपको एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 बनानी है। एक्सरसाइज 8.1 आज का होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 8.1 और 8.2।